नमस्ते साथी रिबेल कैपिटल्स। उम्मीद है कि आप ठीक हैं। हमने आखिरकार स्ट्रीम यार्ड को फिर से काम करने लगा दिया है। तो मैं ये बताना चाहता था कि लोग मुद्रास्फीति, अवस्फीति और डिसइंफ्लेशन के बारे में क्या मिस कर रहे हैं, और यह न्यू ऑन ऑर्लियंस निवेश सम्मेलन में मेरी दी गई प्रस्तुति का एक हिस्सा है। और आपको थोड़ा चौंकाने के लिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह मुझे क्यों अधिक सकारात्मक बनाता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में जैसा कि मैं कहूं 2 महीने पहले था। ये नहीं कि मैं पूरी तरह से सकारात्मक हूं, लेकिन मैं पहले से अधिक सकारात्मक हूं। तो चलिए न्यू ऑर्लियंस निवेश सम्मेलन में दी गई मेरी प्रस्तुति से कुछ स्लाइड्स पर चर्चा करते हैं, और मुझे लगता है कि यह आपको एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण और एक पूरी नई, मुझे लगता है कि यह आपको कुछ ऐसे विचार देने वाला है जिन पर आप शायद पहले कभी नहीं सोचे होंगे। मैंने पहले कभी यह तर्क नहीं सुना, और ये नहीं कह रहा कि कोई और ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो मैंने कभी नहीं सुना। तो आप लोग बैठ जाएं, बेल्ट बांध लें, और मुझे लगता है कि आप लोग इसे पसंद करने वाले हैं और आपको सोचने के लिए बहुत कुछ देगा। और एक बार फिर यह आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देने वाला है जिस पर मुझे नहीं लगता कि आप में से कई लोगों ने गौर किया है। तो चलिए पहले स्लाइड पर चलते माने। अब हमारे पास स्क्रीन शेयर है, तो जोश, क्या तुम इसे देख सकते हो? तुम कर सकते हो? हाँ, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक चार्ट है जिससे लगभग हर कोई परिचित है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूं कि उन लोगों के लिए जो शायद पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं उसका वर्णन करें। और यह बस डॉलर का सामान्य मूल्य है। ये चार्ट फेडरल रिजर्व की शुरुआत से लेकर है, और आप बस इस गिरावट को देख सकते हैं। गिरावट, 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 गिरावट। मेरा मतलब है हर किसी ने इस चार्ट देखा है, इस मीम को देखा है। अब अगर मैं आप में से अधिकांश से पूछूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि डॉलर की कीमत क्यों गिरी है, आप जो अधिकांश लोगों से सुनने वाले हैं बिटकॉइन क्षेत्र में या सोने के क्षेत्र में या साउंड मनी क्षेत्र में या वास्तव में किसी भी क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता कि यह विचार केवल उन व्यक्तियों के लिए विशेष है, लेकिन आप जो सबसे अधिक सुनने वाले हैं वह यह है कि यह पैसे की छपाई के कारण है। तो सरकार और अधिक पैसे छाप रही है, इसलिए बाजार में अधिक मुद्रा इकाइयां हैं, इसलिए इन मुद्रा इकाइयों का मूल्य उन मुद्रा इकाइयों का मूल्य घट रहा है। यह है, मेरा मतलब है आप बस ट्विटर पर जाते हैं, आप किसी भी जगह जाते हैं, मेरा मतलब है आप कोई भी पॉडकास्ट सुनते हैं और यही सब आप सुनते हैं, तो सरकार वे पैसे छाप रहे हैं, वे चीन के लिए पैसे छाप रहे हैं, वे पैसे छापने वाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, वे पैसे छापने वाले हैं, वे पैसे छापने वाले हैं, तो सरकार पैसे छापने वाली है। और यही नंबर एक कारण है, और लगभग यही एकमात्र कारण है जो आप कभी सुनते हैं कि क्यों हमने इस गिरावट को देखा। इस चार्ट से दर्शाए गए डॉलर की क्रय शक्ति, तो शुरुआत करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अधिकांश लोग इसे कैसे देखते हैं, और अधिकांश लोग जो शायद थोड़ा अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जिन्होंने इस पर शोध किया है, आप जानते हैं, अगर मैं कहूं क्या सरकार सच में पैसे छाप रही है, वे कहेंगे नहीं 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 नहीं। लेकिन जो हो रहा है वो ये है कि सरकार ट्रेजरी बेच रही है, फेड उन ट्रेजरी को खरीद रहा है, और वे फेड की स्थापना के बाद से उन ट्रेजरी को खरीदते आ रहे हैं। और क्योंकि इस प्रक्रिया से अधिक बैंक रिजर्व बनाए जाते हैं जिसमें फेड ट्रेजरी खरीदता है, तो इससे बैंकों के पास अधिक पैसे होते हैं जो वे बाहर जाकर उधार दे सकते हैं, और फिर वे इसे अंशीय रिजर्व आधार पर उधार देते हैं, और फिर आपके पास एक वृद्धि होती है M2 मुद्रा आपूर्ति का। लेकिन यह सब सरकार के खर्च और फेड, जिसे आप कह सकते हैं, प्रण को मौद्रिक बनाने से जुड़ता है। यही वह जगह है जहां पैसे छापने की प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर यह बैंकों के लिए बैलेंस शीट की क्षमता को बढ़ाता है। वे आगे बढ़कर उतना पैसा उधार देते हैं जितना वे अन्यथा नहीं देते, और इससे अतिरिक्त M2 मुद्रा आपूर्ति बनती है। और यही वह प्रक्रिया है A से Z तक
जिसे अधिकांश लोग बस पैसे छापने के रूप में संक्षेपित करते हैं। तो चलो इस विचार को एक पल के लिए रोक लेते हैं और अब चलो फेड का असली बैलेंस शीट देखते हैं। और मैंने अपने एक संपादक से यह बनाने के लिए कहा, और यह फेड का बैलेंस शीट है जिसमें चलन में मुद्रा को घटाया गया है। तो मैं चलन में मुद्रा को क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा कि बैंक वास्तव में हरे कागज के टुकड़े उधार दे रहे हैं, है ना? जैसे अगर आप एक बैंक में जाते हैं और एक बंधक के लिए आरण लेते हैं, मान लीजिए $500,000 का बंधक, तो वे आपको एक सूटकेस में $500,000 नहीं देंगे। वे नए लेजर पैसे बनाएंगे अगर आप चाहें तो। ये नए वाणिज्यिक बैंक जमा देनदारियां हैं और इसके विपरीत संपत्ति वह आर्ण होगी जो उन्होंने अभी बनाया है। तो वहां तर्क फिर से पैसे छापने के पिछले चार्ट की ओर लौटते हुए, ये जरूरी नहीं है कि सरकार ऐसा कर रही है या फेडरल रिजर्व इन ट्रेजरी को खरीदने के लिए हरे कागज के टुकड़े बना रहा है। नहीं, फिर से वे बैंक रिजर्व बना रहे हैं और ये बैंक रिजर्व बैंक की संपत्ति, उनके बैलेंस शीट की क्षमता को बढ़ाते हैं, M2 को बढ़ाते हैं। तो यही वजह है कि मैं विशेष रूप से बैंक रिजर्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। तो अगर हम सिस्टम में बैंक रिजर्व की मात्रा को देखें, इसे 1940 से 2007 तक कहें, हम देख सकते हैं कि लगभग 1940 के आसपास बैंक रिजर्व की मात्रा लगभग 10 बिलियन थी। ठीक है, 10 बिलियन बी के साथ। फिर हम तेजी से आगे बढ़कर 2007 में पहुंचे और यह लगभग $40 था। पिछले 65 वर्षों में $30 बिलियन की वृद्धि देखी गई है, जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। अब अगर हम इस वृद्धि के कारणों और इसके प्रभावों पर विचार करें, तो यह स्पष्ट होता है कि यह विकास कई कारकों का परिणाम है। इस चार्ट में डॉलर की बात करते हैं। चलो 1940 में वापस चलते हैं। हम देख सकते हैं कि उस समय डॉलर की खरीदने की शक्ति लगभग 19 थी और आज वही डॉलर केवल $1 की खरीदने की शक्ति रखता है। तो और चलो वास्तव में हाँ, ये लगभग वही है अगर आप 2008 में वापस जाएं। तो डॉलर की मूल्य में लगभग $19 की कमी आई है खरीदने की शक्ति में 1940 से, लेकिन बैंक रिजर्व की मात्रा 30 बिलियन बी के साथ बढ़ गई। तो यहां आप देख सकते हैं कि यह विचार थोड़ा सा डगमगाने लगता है। हमने ऐसा कैसे किया, या डॉलर ने 65 सालों में इतनी मूल्य कैसे खो दी? जब फेड उद्धरण के अनुसार $30 बिलियन छापी थी, 30 बिलियन, मेरा मतलब है वॉरेन बफेट के पास ये उसके चेकिंग अकाउंट में है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि फेडरल रिजर्व द्वारा 30 बिलियन छापने से डॉलर का मूल्य कम हो गया उस चरम तक जहां इसकी खरीदने की शक्ति लगभग $20 थी और अब यह केवल $1 की है। आप देखिए, यह अपने आप में वास्तव में समझ में नहीं आता। ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना? आप सोच रहे हैं, एक मिनट रुकिए, सरकार द्वारा पैसे छापने, जिसने केवल 30 बिलियन छापे, ने उस गिरावट का कारण कैसे बना? कुछ और तो होना चाहिए। जब हम इस अगले स्प्रेडशीट को देखते हैं, तो ये और भी पागलपन भरा हो जाता है। तो ये H3 डेटा, और आप यहां देख सकते हैं कि हम 2006 2007 को देख रहे हैं और हमारे पास 2007 का अगस्त है। अब इस बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह वास्तव में बैंक रिजर्व को तोड़ता है, या बैंक के लिए, क्योंकि देखिए आज हम जो करते हैं वो 1940 में नहीं करते थे। हम वास्तव में वॉल्ट कैश को शामिल करते हैं, या वास्तव में इसे शामिल नहीं कहना चाहिए। हम अब वॉल्ट कैश को बैंक रिजर्व के उस समीकरण में शामिल करते हैं। जबकि आप इस चार्ट में देख सकते हैं 1959 से पहले हम ऐसा नहीं करते थे। देखिए, 1959 से पहले बैंकों का जो एकमात्र संपत्ति बैंक रिजर्व में शामिल थी, वो इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व थे, और
फिर से दिन के अंत में आप इस पर सोचते हैं और बैंक रिजर्व की बढ़ती बैलेंस शीट क्षमता का तर्क यह है कि बैंकों के पास उद्धरण के अनुसार उधार देने के लिए अधिक पैसा है या वास्तव में उनके पास उन लोन के लिए लेन देन निपटाने के लिए अधिक पैसा है जो वे बनाते हैं। तो हम फिर से सिर खुजाते हैं और कहते हैं, अरे एक मिनट रुकिए, वॉल्ट कैश बैंक के बैलेंस शीट क्षमता को क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि वे वॉल्ट कैश का उपयोग पैसे उधार देने के लिए नहीं कर रहे हैं। वे अन्य बैंकों के साथ इंटरबैंक निपटान में वॉल्ट कैश का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि वेल्स फार्गो हर दिन बैंक ऑफ अमेरिका के लिए एक ब्रिंक ट्रक भेज रहा है और फिर वापस आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिजर्व में निपटान कर रहे हैं। उनके पास वॉल्ट कैश होने का एकमात्र कारण यह है कि ग्राहक आते हैं और कहते हैं, अरे मेरे चेकिंग अकाउंट में $10,000 हैं और मैं $2,000 निकालना चाहता हूं ताकि एक स्कूटर या कुछ ऐसा खरीद सकूं। मैं इसके लिए नकद में भुगतान करना चाहता हूं। तो बैंक के पास वह वॉल्ट कैश होना चाहिए ताकि वे उस ग्राहक को वह नकद दे सकें जिसकी वह मांग कर रहा है। इसलिए इसे मांग जमा कहा जाता है। तो फिर से अगर हम फेडरल रिजर्व के कार्यों को देखें और यह कैसे एक बैंक और उनकी उधारी पर लागू होते हैं, तो आपको वॉल्ट कैश को हटाना होगा और आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिजर्व पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो यहां पर यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर हम 1940 में वापस जाएं और फिर 2007 में आगे बढ़ें, तो हम सेब से सेब की तुलना करना चाहते हैं। क्योंकि याद रखें, 1958 के बाद बैंक रिजर्व में कुल मिलाकर वॉल्ट कैश शामिल था। तो हम वॉल्ट कैश को हटाना चाहते हैं और 2007 को देखना चाहते हैं और फिर हम इसे फॉलिस के साथ लगभग तुलना कर सकते हैं ताकि हमें सेब से सेब की तुलना मिल सके। और फिर हम वास्तव में देख सकते हैं कि फेडरल रिजर्व ने कितना पैसा छापा है, जो बैंक उधारी के बराबर होगा, जो डॉलर के मूल्य के गिरने के बराबर होगा, जिस हद तक हम उस प्रारंभिक चार्ट में देखते हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व की मात्रा है। फिर से हम वॉल्ट कैश को हटा रहे हैं, मैंने इसे हाईलाइट किया है। तो यहां अगस्त 2007 में आप देख सकते हैं कि यह इस समय सीमा में अपने चरम पर था और वह 10 बिलियन था। इसे 11 बिलियन कहें, 10.9, यह लगभग 8 है। तो चलो इसे अगस्त 2007 में 10 या 51 बिलियन कह लेते हैं। फिर से मैं इसे दोहराने जा रहा हूं ताकि हम सभी एक ही पृष्ठ पर हों। फिर से कहने में कोई बुराई नहीं है, वहां धन या 11 बिलियन डॉलर थे। 2007 में इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व या फेड के पैसे छापने की कीमत 2007 में, ठीक है। तो क्या होता है अगर हम इस अगले चार्ट को देखें और 2007 में इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व की मात्रा की तुलना 1940 में इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व की मात्रा से करें, तो आपको, तो ये मेरी बाईं ओर है, आप लोग इसे अपने सामने देख सकते हैं। आपको ये लाल रेखा मिलती है जो आप देख सकते हैं कि यह सपाट है। दूसरे शब्दों में 1940 में हमारे पास लगभग 10 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व था और 2000 में भी 10 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व था। कोई बदलाव नहीं। अब बीच में यहां और वहां थोड़ा बहुत था, लेकिन उस अवधि के दौरान, इसे 66 साल कहें, हमारे पास प्रभावी रूप से कोई बदलाव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो फेड ने कोई पैसा नहीं छापा, कम से कम फेड या सरकार द्वारा तो नहीं। अब क्या बैंकों ने पैसा छापा और अपने बैलेंस शीट को बढ़ाया जिससे अधिक M2 बना, जो डॉलर की गिरावट में योगदान देता? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब आप लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, आप जानते हैं, फिर से इस चार्ट की ओर लौटते हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। जब आप लोगों से पूछते हैं कि इसका कारण क्या था, तो वे कभी भी नहीं कहते कि बैंकों ने पैसा छापा। वे कभी भी बैंक लैंडिंग नहीं कहते। वे हमेशा कहते हैं कि सरकार पैसे छाप रही है, लेकिन यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। और यह जॉर्ज गैमन की राय नहीं है, यह अनुभवजन्य है।
और मैं यह कह सकता हूं कि यह अनुभवजन्य है, क्योंकि आप बस उनके बैलेंस शीट को देखते हैं और यह उन इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व के मामले में नहीं बढ़ा जिन्हें पैसे छापने के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। और मैं ये जानता हूं, ये लोग सोने के क्षेत्र में, बिटकॉइन के क्षेत्र में और ऑस्ट्रियाई लोगों में हैं, लेकिन आप जानते हैं, यह उनकी सोच को हिला देता है और वे इस चीजों पे पागल हो जाते हैं। लेकिन को संदेशवाहक को मत मारो। और अगर आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैं पागल हूं या मैं बेवकूफ हूं या मैं इसे नहीं समझता, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मत बताओ कि मैं बेवकूफ हूं। चार्ट से बहस करो, बस डेटा से बहस करो। और आप सच में नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बस तथ्यों को जैसे हैं वैसे ही पेश कर रहा हूं। ये मेरी राय नहीं है कि फेड ने पैसे नहीं छापे। उन्होंने सचमुच पैसे नहीं छापे। अब अगर आप उनके बैलेंस शीट को देखें तो चलिए इसे यहीं देखते हैं। और मैंने बस ये लिया है, ये होगा, मुझे यहां झूम इन करना पड़ेगा दोस्तों। चलो देखते हैं थोड़ा समझने के लिए। ये आइन है। और फिर हम 1999 में जाते हैं, और यह आपको यह समझाने के लिए है कि अधिकांश लोग फेड के बैलेंस शीट को देखने पर किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और यह क्यों गलत है। हमने इस पर पहले थोड़ी चर्चा की थी। तो फेड के बैलेंस शीट का देनदारी पक्ष है, जो इस समय रेखा के आधार पर नीचे है, और यह संपत्ति का पक्ष है। तो अगर आप हरे रंग के छायांकित क्षेत्र को देखें तो यह मुद्रा और परिसंचरण का प्रतिनिधित्व करता है। गुलाबी रंग बैंक रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता। और उनके बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष पर नीला हरा रंग ट्रेजरी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे इसे देखते हैं और कहते हैं, ओह मेरे भगवान, खैर बेशक फेड मुद्रा इकाइयां बना रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनके बैलेंस शीट पर ट्रेजरी की मात्रा बढ़ रही है। तो जॉर्ज, यह आपकी दलील को खारिज करता है। आप देखिए, यह समझने में एक बुनियादी गलती है कि क्या हो रहा है। तो हाँ, क्या हो रहा है, वे ट्रेजरी क्यों खरीद रहे हैं? खैर, क्योंकि वे ट्रेजरी खरीद रहे हैं, इसका कारण यह है कि बैंकों को परिसंचरण में मुद्रा की मांग है, क्योंकि वे उधार दे रहे हैं और अधिक मुद्रा आपूर्ति बना रहे हैं। और इसलिए अगर उनके पास है, चलो इसे एक चरम पर ले चलते हैं। मान लीजिए कि वे बैंकों को उधार देने के लिए बाट नई मुद्रा आपूर्ति बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि फेड या ट्रेजरी के माध्यम से परिसंचरण में अधिकतम $1,000 की मुद्रा की आवश्यकता होगी, है ना? अब मान लीजिए कि वे $1,000 के लोन बनाते हैं ना। खैर, अब आपके पास $1,000 की अधिकतम मुद्रा है, जो परिसंचरण में हो सकती है, जिसे मांगा जा सकता है किसी भी समय उस ग्राहक या ग्राहकों से, है ना? तो आप यह मानेंगे कि जैसे जैसे M2 मुद्रा आपूर्ति बैंक उधारी के परिणाम स्वरूप बढ़ती है, हरे कागज के टुकड़ों की मांग भी बढ़ेगी। तो यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? खैर, यह वास्तव में काफी सरल है। क्या होता है अगर बैंक पास एक ग्राहक है जो चाहता है, चलो मान लेते हैं $100, बस इसे बहुत सरल रखने के लिए, और बैंक के पास कोई वॉल्ट कैश नहीं है, वे बाहर हैं, तो बैंक क्या करेगा, वे फेडरल रिजर्व को कॉल करेंगे और फेडरल रिजर्व कहेगा, हाँ हम इसे प्रिंट करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे ये ट्रेजरी के माध्यम से करते हैं, और कल हम आपको उस $100 के नोट के साथ एक ब्रिंक ट्रक भेज देंगे, और फिर आप यह अपने ग्राहक को दे सकते हैं। तो ही होता है। अब बैंक के बैलेंस शीट पर जब वे उस $100 के नोट को ग्राहक को देते हैं, तो देनदारी पक्ष पर क्या होता है? खैर, ये 100 घटता है, क्योंकि उस ग्राहक के पास $100 के इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट की देनदारियां थीं, है ना? या ग्राहक के दृष्टिकोण से यह $100 के इलेक्ट्रॉनिक संपत्तियों के बराबर था, है ना? उनका खाता बैलेंस $100 था। बैंक के दृष्टिकोण से उनके पास $100 के वाणिज्यिक बैंक डिपॉजिट की देनदारियां थीं। तो क्या होता है जब वे उस $100 को ग्राहक को देते हैं, तो उनके खाते का बैलेंस क्या होता है? ये $100 से घटकर 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि बैंक के बैलेंस शीट का देनदारी पक्ष $100 से घटता है। खैर, ऐसा नहीं है कि बस यही होता है। अब देखिए, फेड उन्हें वो $100 मुफ्त में नहीं देता।
वे जो करते हैं वह यह है कि वे उस बैंक के खाते में जो बैंक रिजर्व थे उनकी मात्रा को घटाते हैं। आपने सही अनुमान लगाया, $100। लेकिन अब जो हुआ है वह यह है कि फेड ने, खैर, उन्होंने अपने बैलेंस शीट का आकार नहीं घटाया है, क्योंकि उन्होंने बस एक बैंक रिजर्व को चलन में मुद्रा के लिए बदल दिया है ना, देयता की मात्रा, क्योंकि ये दोनों फेड की देनदारियां हैं, तो फेड की देनदारी बैलेंस शीट नहीं बदलती, लेकिन जो बदलता है वह है सिस्टम में रिजर्व की मात्रा। तो चलिए मान लेते हैं कि उनके पास इस लेन देन से पहले 10 बैंक रिजर्व थे। तो अब अचानक, चूंकि उन्होंने सिस्टम में बैंक रिजर्व की मात्रा को $100 से घटा दिया है, अब उनके पास, चलिए मान लेते हैं, 9 बैंक रिजर्व हैं, लेकिन वे 10 चाहते थे ना। यहीं से उन्होंने शुरुआत की। तो क्या करने वाले हैं? वे बाहर जाएंगे और एक और ट्रेजरी खरीदेंगे, ताकि उन्हें एक और बैंक रिजर्व मिल सके और वे उस स्थिति में वापस जा सकें जहां वे बैंक द्वारा $100 मांगने से पहले थे, शुरुआत में $100 के लिए। तो मेरा कहना यह है कि यदि आप लोग इसे समझ पाए, तो फेड की बैलेंस शीट में हर एक कागज के टुकड़ों के साथ यह वृद्धि किसी भी तरह से, किसी भी रूप में बैंक की उधार देने की क्षमता को प्रभावित नहीं करती है, और किसी भी तरह से, किसी भी रूप में सरकार जो कर रही है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह बहुत ही छोटे स्तर पर हो रहा है। यह तो बस, असल में यह बैंकों का नतीजा है। सबसे पहले पैसे की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उधारी बढ़ाना। तो सबसे पहले बैंकों का कुछ करना है। यह फेड नहीं है, यह सरकार नहीं है, यह बैंकों का काम है। और फिर क्या होता है कि ग्राहक अंदर आते हैं, वे अधिक मुद्रा इकाइयां चाहते हैं। तो क्योंकि अधिक मुद्रा इकाइयों की मांग हो रही है, फेड मुद्रा इकाइयां प्रदान करता है, और इस प्रक्रिया का एक हिस्सा एक और ट्रेजरी खरीदना है। इसलिए आप फेड के बैलेंस शीट को इस तरह बढ़ते हुए देखते हैं। इसका बिल्कुल कोई संबंध नहीं है जिसे आप पैसे की छपाई कहते हैं, जो उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। सही है, क्योंकि अगर बैंक उधारी नहीं कर रहे होते तो आप फेड के बैलेंस शीट में वृद्धि नहीं देख पाते, क्योंकि हर एक कागज के टुकड़ों की कोई अतिरिक्त मांग नहीं होती। ठीक है, फेड के लिए अगले तर्क पर चलते हैं, जिसे आप पैसे की छपाई कहते हैं, जो डॉलर के गिरने की ओर ले जा रहा है। आप बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुनेंगे, अच्छा जॉर्ज, लेकिन वे रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप रिजर्व के बारे में क्या कह रहे हैं, और यह सच है। उन्होंने वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व को नहीं बढ़ाया, इसमें कोई विवाद नहीं है, जैसा है वैसा ही है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि फेड क्या रखता है। ब्याज दरें कृत्रिम रूप से कम हैं, और चूंकि ब्याज दरें कृत्रिम रूप से कम हैं, तो इससे उधारी की मांग बढ़ जाती है। बैंक उन आणों की आपूर्ति करते हैं और अधिक मुद्रा इकाइयां बनाई जा रही हैं, जो कि अगर हमारे पास अग्रिम परिपक्वता पर एक बाजार ब्याज दर होती तो नहीं होती। ठीक है, तो लो, इससे पहले कि हम क्यूई का विश्लेषण करें, क्यूई से पहले अगर आप एक पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने फेड को ब्याज दरों का सूक्ष्म प्रबंधन करते हुए वर्णित किया, वह था कि वे छोटे-छोटे, जिन्हें वे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, करते थे, जहां अगर वे चाहते थे कि रात भर की उधारी की दर कम हो, तो वे बस सिस्टम में कुछ रिजर्व जोड़ देते थे। अगर वे बढ़ाना चाहते, तो वे बस कुछ रिजर्व घटा देते। तो चलो हम इसे देखते हैं, और एक पल के लिए मान लेते हैं कि सिस्टम में इंटरबैंक उधारी के लिए केवल एक बैंक रिजर्व है, और फेड फंड्स की ब्याज दर 10% है। यह उनकी लक्षित दर है ना? तो अगर फेड चाहता है कि ब्याज दरें 10% से 5% तक जाएं, तो वे बस एक और बैंक रिजर्व जोड़ देंगे, वे एक और ट्रेजरी खरीदेंगे, और फिर हमारे पास बैंकों के लिए इंटरबैंक उधारी के लिए उन रिजर्व की अधिक आपूर्ति होगी, अधिक आपूर्ति। आप जानते हैं कीमत कम हो जाती है, तो हम 10% से 5% तक जाते हैं, है ना? तो इस तरह है कि सभी पाठ्य पुस्तकें आपको बताती हैं कि फेड ने क्यूई से पहले ब्याज दरों का सूक्ष्म प्रबंधन किया। लेकिन चलो हम इसे अनुभवजन्य रूप से देखते हैं। तो हाँ, ऊपर हमारे पास रिजर्व की मात्रा का
एक चार्ट है और हम बस 1980 से 2007 पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ब्याज दरें काफी हद तक कम हुई है ना। मतलब 1980 जब बोलकर कथित तौर पर महंगाई की पीठ तोड़ने के लिए फेड फंड्स को 18 तक ले गए। हम इसे 18 कहेंगे। और फिर जीएफसी। पहले हम जानते हैं कि फेड फंड्स लगभग 5%, 5% के आसपास थे। तो यहां क्या होगा वह यह है कि ब्याज दर को 18 से 5% तक लाने के लिए सिस्टम में बैंक रिजर्व की मात्रा को बहुत बढ़ाना होगा। और सिर्फ बैंक रिजर्व नहीं, क्योंकि याद रखें हमें वॉल्ट कैश को बाहर निकालना होगा क्योंकि बैंक उन्हें इंटरबैंक लेन देन के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ठीक है, 1980 में इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व की मात्रा या कुल बैंक रिजर्व की मात्रा, माफ कीजिए, 44 अरब डॉलर थी। 2007 में 42 अरब डॉलर। तो ये नीचे गया, ऊपर नहीं। लेकिन और भी है। अगर हम 1980 में सिस्टम में मौजूद वॉल्ट कैश की मात्रा को देखें तो यह लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो हम 2007 में सिस्टम में मौजूद वॉल्ट कैश की मात्रा की बात करें तो यह लगभग 45 बिलियन डॉलर के आसपास था। देखा तो लगभग सभी, आप जानते हैं यह यहां की तारीख पर निर्भर करता है ना। लेकिन बात यह है कि सिस्टम में लगभग सभी भी बैंक रिजर्व चलन में मौजूद मुद्रा थी। तो मेरा यहां जो कहना है वो ये है कि 1980 से 2007 तक इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व की मात्रा 2 बिलियन डॉलर से नहीं गिरी, यह लगभग 40 बिलियन डॉलर से गिरी। लेकिन फिर भी किसी तरह ब्याज दरें फेड फंड 18% से 5% तक चली गईं। बस मुझे एक पल के लिए समझाओ कि यह कैसे संभव है अगर फेड ने ब्याज दरों को कृत्रिम रूप से कम रखा या अगर बैंकों ने वास्तव में उन बैंक रिजर्व का उपयोग किया होता। और अगर बैंकों ने बैंक रिजर्व का उपयोग नहीं किया तो उन्हें बैंक रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि फेड और सरकार द्वारा बनाए गए उन बैंक रिजर्व के कारण डॉलर के मूल्य में यह गिरावट आएगी? देखो, यह तर्क वास्तव में नहीं। अगर आप ठीक से देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है तो यह सब मिल जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। कोई भी ऐसा नहीं करता। मेरा मतलब है, क्या आपने कभी उन सभी पॉडकास्ट में जो आप लोग सुनते हैं, उन सभी वीडियो में, आप जानते हैं, सभी विशेषज्ञों, सीएनबीसी आदि में, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि 1940 से 2007 तक इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिजर्व की मात्रा नहीं बढ़ी, कि मूल रूप से फेड ने कुछ नहीं किया, बस पीछे बैठा और बैंकों के लिए मुद्रा और चलन प्रदान की, जिन्हें इसकी जरूरत थी क्योंकि जमा करने वालों को इसकी जरूरत थी। फेड ने बस यही किया। वे बस मूल रूप से उन लोगों के लिए एक एटीएम मशीन है जिनके पास पहले से ही पैसे थे और बस इलेक्ट्रॉनिक पैसे को हरे कागज के टुकड़ों में बदलना चाहते थे। तो बस वे बस अदला बदली कर रहे हैं। कोई वृद्धि नहीं है। M2 पहले से ही मौजूद था। देखो, नहीं, मैंने कभी किसी को इसके बारे में बात करते नहीं सुना, लेकिन यह सच है। यह सच है, चाहे हमें यह पसंद हो या नहीं। यह, आप जानते हैं, यह वास्तव में कई कहानियों को तोड़ देता है। लेकिन आप जानते हैं, बस अपने सिर को रेत में छिपाने का चुनाव कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि एक कहानी सच हो, क्योंकि आपने अपनी विश्व दृष्टि को उस कहानी के चारों ओर बनाया है। लेकिन ये जॉर्ज गैमन नहीं है। मैं ऐसा नहीं करने वाला। भले ही मेरे पास एक पूर्वाग्रहित धारणा हो और मैंने एक हद तक अपनी विश्व दृष्टि या यहां तक कि अपने YouTube चैनल को एक निश्चित पूर्वाग्रहित धारणा के चारों ओर बनाया हो, अगर मुझे पता चलता है कि यह सच नहीं है तो मैं उस पर डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल नहीं करने वाला। मैं बस अपने सिर को रेत में नहीं छिपाने वाला। मैं कहूंगा, ओह, एक मिनट रुकिए, नहीं, ये सच नहीं है।
मुझे इस पूरे तर्क को फिर से जांचने की जरूरत है। मुझे इसे फिर से जांचने की जरूरत है। मैं इसे एक परिकल्पना कहने वाला था, लेकिन ये बस वही है जो लोग तथ्य मानते हैं, बस इसलिए कि यह उन चीजों में से एक है जो बार बार कही जाती है। यहां तक कि लोग इसे रिसर्च भी नहीं करते, क्योंकि वे ये भी नहीं सोचते कि इसे रिसर्च करना भी जरूरी है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इसे कहा है कि यह सच होना चाहिए। लेकिन जब आप इसके अंदर झांकते हैं, जो मैंने कभी किसी को करते नहीं देखा, तो आप देखते हैं कि यह पूरा मामला टूट जाता है, यह पूरी कहानी। तो अब चलिए बात करते हैं कि मैं वास्तव में सकारात्मक क्यों हूं, क्योंकि यह ठीक उसी चीज से जुड़ता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि संयुक्त राज्य डॉलर की खरीद शक्ति में गिरावट एक अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप ये देख रहे हैं, तो आप शायद अपने आप से कह रहे होंगे, ठीक है जॉर्ज, मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन डॉलर में गिरावट क्यों आई? क्या सिर्फ बैंकों ने उधारी देकर बिना कुछ बनाए ही सारी मुद्रा बना दी? अधिक वस्तुएं और सेवाएं? नहीं, नहीं, मैं बैंकों को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि बैंकों के बिना सरकार, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा, वे बस उधारी देंगे और उत्पादक उद्देश्यों के लिए। लेकिन जब आप सरकार को बीच में लाते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है और अचानक हमें यह सब कुछ बदलना पड़ेगा। लगता है कि कैमरे में कुछ समस्या है। धन्यवाद जोश। ये कब हुआ? 2 मिनट पहले। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ रहिए दोस्तों। ठीक है, बस मुझे 2 सेकंड दीजिए दोस्तों, और हम कैमरा बदल देंगे। हाँ, अगली बार जब ऐसा हो, जोश, तुम्हें करना होगा। आप एक अच्छे विषय पर थे और मैं आपकी उस वाक्य को खत्म करने का इंतजार कर रहा था। हाँ, अगली बार। तो अब मैं अपने कंप्यूटर की ओर देख रहा हूं दोस्तों, तो आपको बस बैकग्राउंड के लिए मुझसे माफी मांगनी होगी। ये इस वीडियो के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब चलिए उस स्क्रीन शेयर पर वापस चलते हैं जो हमारे पास था। चलो शुरू करते हैं। तो क्या तुमने ये देखा? तुमने ये पहले खोला था, है ना जोश? खैर, हम हमेशा आपकी स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते थे। तुमने मुझे पिछले 2 मिनट से नहीं देखा। हाँ, ठीक है, बढ़िया। तो जहां हम थे दोस्तों, उस पर वापस आते हैं। मेरा जो तर्क है वो ये है कि अगर आप सरकार को बैंकों से बाहर कर दें, है ना, तो बैंकिंग उधारी फिर से उसी स्तर पर चली जाएगी जो हमने 1800 के दशक के अंत में देखा था, जब हमारे पास फ्री बैंकिंग का युग था, जहां वे बहुत अधिक उत्पादकता से उधार दे रहे थे। इसलिए मुद्रा की इकाइयों में वृद्धि, सामान और सेवाओं की वृद्धि के साथ थी। यही वजह है कि मेरी दृष्टि में डॉलर में वास्तव में कोई गिरावट नहीं देखी गई। वास्तव में आपने डॉलर को सामान और सेवाओं के मुकाबले बढ़ते हुए देखा। चलिए इसे 1880 से 1900 के बीच मान लेते हैं। यह इसलिए नहीं था कि हम सोने के मानक पर थे, क्योंकि 2000 से 2020 के बीच जो M2 मनी सप्लाई बनाई गई, वह ठीक उसी मात्रा में थी जो 1880 से 1900 के बीच बनाई गई थी। तो यह सोने के मानक की वजह से नहीं था। यह झूठी खबर है। यह इस बात का तथ्य था कि ये बैंक उत्पादक उद्देश्यों के लिए उधार दे रहे थे। तो अब यहां पंचलाइन है। जॉर्ज, तुम्हारे विचार में ऐसा क्यों है? ये मेरी एक थ्योरी है कि हमें डॉलर में ये गिरावट क्यों देखने को मिली। तुम देख रहे हो कि ये लगभग सरकारी खर्च के जीडीपी के प्रतिशत के साथ मेल खाता है। तो मैं सोचता हूं कि हम सभी इस पर सहमत होंगे कि जैसे जैसे खर्च की मात्रा या आर्थिक उत्पादन में सरकार का हिस्सा बढ़ता है, चलो मान लेते हैं, अगर ये 5% पर है जो हमने देखा, चलो मान लेते हैं फेड के पहले, खासकर संघीय स्तर पर, तो आप ये मानेंगे कि अगर निजी क्षेत्र 40% आर्थिक उत्पादन बना रहा था और सरकार केवल 5% थी, तो अर्थव्यवस्था बेहद कुशल होगी। हम बहुत सारे सामान और सेवाएं बना रहे होते, और इसलिए अगर आपके पास एक बहुत अधिक कुशल अर्थव्यवस्था है जो बैंक उधारी से पैसे की आपूर्ति में बिल्कुल समान वृद्धि के साथ मिलती है,
तो आपके पास उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की एक कम डिग्री होगी। अगर आउटराइट डिफ्लेशन नहीं है, जो कि अच्छी तरह की डिफ्लेशन है, जहां खरीदने की शक्ति गरीबों, मध्य वर्ग और बचत करने वालों के पास बढ़ रही है, अगर आप चाहें तो। मेरे विचार में यही मुख्य समस्या है। अब देखो, क्या हमें फेड को समाप्त करना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन बहुत अलग कारणों से। हम वहां बैठकर यह नहीं कह सकते कि अगर हम फेड को समाप्त कर दें तो यह हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। नहीं, यह हमारी उन समस्याओं का समाधान नहीं करता जिन पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब क्या यह हमारी कई समस्याओं का समाधान करता है, जैसे कि उन्हें बचाने में असमर्थता और इसलिए बैंकों के लिए अंतिम उपाय के रूप में उधार देने वाले का न होना, इसीलिए वे अधिक जिम्मेदार होंगे और इसलिए अधिक उत्पादक उधारी करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर हम फेड को खत्म कर देते हैं तो यह पैसे की छपाई को कम नहीं करेगा, है ना? क्योंकि यह सब बैंकों के परिणाम स्वरूप हो रहा है, यह फेड के परिणाम स्वरूप नहीं हो रहा है। हम उन्हें कई चीजों के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, हम उन्हें इसके लिए दोष नहीं दे सकते, बस अनुभवजन्य रूप से। तो मेरे विचार में डॉलर में ये गिरावट का कारण यह है। इसका कारण यह है कि सरकारी खर्च का हिस्सा कुल आर्थिक उत्पादन के प्रतिशत के रूप में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज के समय में यह 50% तक पहुंच गया है। तो मेरा मतलब है, बस एक आसान विचार प्रयोग, कौन सी अर्थव्यवस्था सामान और सेवाएं बनाने में अधिक कुशल होगी? वह जहां निजी क्षेत्र 85% का प्रतिनिधित्व करता है, या वह जहां निजी क्षेत्र 50% का प्रतिनिधित्व करता है? आसान उत्तर। और अगर आपके पास M2 मुद्रा आपूर्ति में बिल्कुल वही वृद्धि है, एक बहुत अधिक कुशल अर्थव्यवस्था के साथ, तो क्या आप उपभोक्ता कीमतों के बढ़ने या घटने की उम्मीद करेंगे? आप उपभोक्ता कीमतों के घटने की उम्मीद करेंगे। और अगर आपके पास M2 मुद्रा आपूर्ति में बिल्कुल वही वृद्धि है, एक बहुत ही अक्षम अर्थव्यवस्था के साथ सामान और सेवाएं बनाने के मामले में, तो क्या आप कीमतों के बढ़ने या घटने की उम्मीद करेंगे? आप कीमतों के बढ़ने की उम्मीद करेंगे। तो ये मुझे इस पर लाता है कि मैं पहले से ज्यादा आशावादी क्यों हूं, क्योंकि ये इस डोज की ओर वापस जाता है ना? तो चलो शुरू करते हैं। तो आप कहते हैं, ठीक है जॉर्ज, आपने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि घाटे को कम करना वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं था। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है नियमों को कम करना है? हाँ, ये सच है, ये सच है। क्योंकि मैं यह क्यों कह रहा हूं? यह है कि भले ही आप सरकारी खर्च की मात्रा को कम न करें, चलो इस पर वापस चलते हैं, बस इसे वही रखें, बस इसे वही रखें भगवान के लिए। चलो बस ये कहते हैं कि इस समय जीडीपी का 50% क्या होगा? चलो बस ये कहते हैं कि ये 15 ट्रिलियन है। और ध्यान रखें, इसमें राज्य और स्थानीय सरकारें भी शामिल हैं। चलो बस ये कहते हैं कि ये 15 ट्रिलियन है एक 13 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, बढ़िया। खैर, प्रतिशत को कम करने के लिए, निजी क्षेत्र द्वारा आर्थिक उत्पादन में योगदान देने वाले प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, आपको जरूरी नहीं है कि सरकारी खर्च को सामान्य रूप से कम करना पड़े। हालांकि यह अच्छा होगा। आपको वास्तव में क्या करना है, वह है वृद्धि, जीडीपी को बढ़ाना। समीकरण का एक हिस्सा ऊपर ऊपर ऊपर। तो मेरा सवाल यह है, क्या उनके लिए सरकारी खर्च में भारी कटौती करना यथार्थवादी है? शायद नहीं, वास्तव में नहीं, क्योंकि लोगों के कहने का मतलब है, आप जानते हैं, उस खर्च का अधिकांश हिस्सा सामाजिक सुरक्षा और रक्षा है, और ये चीजें वास्तव में कम नहीं होने वाली हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यह है कि आप इन लोगों को अंदर बुला सकते हैं। बस कहिए कि टीम डोज यहां है, और आप उन्हें नियमों को कम करने के लिए कह सकते हैं। आप उन्हें इन सभी चीजों को कम करने के लिए कह सकते हैं जो निजी क्षेत्र को पूरी तरह से बाधित करती हैं। इसीलिए आपके पास निजी क्षेत्र अधिक सामान और सेवाएं बना रहा है, अधिक उत्पादक हो रहा है, अधिक आर्थिक उत्पादन कर रहा है, भले ही सरकारी खर्च वही बना रहे। और अगर निजी क्षेत्र के कारण जीडीपी की अर्थव्यवस्था और नियमों में कमी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन सरकारी खर्च वही बना हुआ है, तो राशि, सरकारी खर्च का कुल प्रतिशत जीडीपी के मुकाबले कम होता है, कम होता है। और जैसे जैसे सरकारी खर्च
अगर मेरी धारणा सही है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कम होता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि डॉलर का मूल्य शायद बढ़ सकता है। इस पर निर्भर करता है कि आप जानते हैं हम इस चार्ट में कितनी गिरावट देख सकते हैं। और भले ही यह न बढ़े, मेरा मतलब है कम से कम समतल हो जाए। जहां यह आमतौर पर जितना खोता है उतना नहीं खो रहा है। तो यहां अच्छी खबर यह है कि यह फेड द्वारा पैसे छापने के बारे में नहीं है। यह कम से कम यही चार्ट है। यह फेड द्वारा पैसे छापने के बारे में नहीं है, और इसलिए हमें फेड को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन डॉलर की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए हमें फेड को खत्म करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि डोज कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर वे सक्षम हैं, फिर से भले ही वे सरकारी खर्च में कटौती न करें, भले ही वे इन सभी पागल नियमों, लाल फीताशाही और नौकरशाही को खत्म करने में सक्षम हों, तो यह निजी क्षेत्र के लिए एक भारी बोझ है। मेरे विचार में यह बड़ा जीत है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पूरी तरह से अवस्फीति का सामना करना पड़ेगा, या आप जानते हैं डॉलर का मूल्य बढ़ने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कम से कम एक कम डिग्री तक घटेगा, खासकर अगर वे इन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं और इसका एक संचित प्रभाव होता है। तो आप 5 साल 10 साल आगे बढ़ते हैं, और शायद, बस शायद, हम सरकारी खर्च को जीडीपी के 50% से घटाकर 30% पर ले आ सकते हैं। और यह शायद 1800 के दशक के अंत जितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन 50 से कहीं बेहतर है। दूसरे शब्दों में, निजी क्षेत्र का 70% आर्थिक उत्पादन करना निजी क्षेत्र के केवल 50% आर्थिक उत्पादन करने से कहीं बेहतर है। तो दोस्तों, यही वजह है कि मुझे लगता है कि हर कोई महंगाई को गलत समझता है, या महंगाई के बारे में जो वे मिस कर रहे हैं। और यही वजह है कि कुल मिलाकर मुझे अभी भी लगता है कि हमें एक मंदी, गिरावट का सामना करना पड़ेगा, खासकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ। लेकिन इससे बाहर निकलते हुए मैं पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक और आशावादी हूं। चलो बस कहें 2 महीने पहले की तुलना में। तो जोश इस बमबारी पर। ठीक है दोस्तों, अपने बाकी के दोपहर का आनंद लें। हमेशा की तरह सुनिश्चित करें कि आप स्वतंत्रता, आजादी और मुक्त बाजार पूंजीवाद के लिए खड़े हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।